रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम बिल लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? हसन खानानी हियर। चलिए जी, आज की क्लास में हम बात करेंगे स्टेप एक्विजिशन की। कल मैंने एग्जांपल जिसको पीस मिल एक्विजिशन भी कहते हैं, इसी से वाला ज़्यादातर पीस मिल एक्विजिशन कहते हैं आहिस्ते आहिस्ते अपना बनाना, है ना। क्या मतलब सर? IFRS 9 15% आपकी होल्डिंग थी, IFRS 9 में आपने रखा, 30% और ले ली, एसोसिएट बन गया, IAS 28 में डाल दिया, मजीद 15% ले ली या मजीद 6% ले ली तो आपने का सब्सिडरी बन गया। इसको कहते हैं आहिस्ते आहिस्ते अपना बनाना। अब इसको ज़रा समझना चले, जो आहिस्ते आहिस्ते हम किसी को अपना बनाते हैं ना, तो पहले वो जो एसोसिएट से सब्सिडरी बनता है, बेस्ट फ्रेंड से पार्टनर बनता है, सही ना, तो उस टाइम पे एक गेन रिकग्नाइज होता है या लॉस भी हो सकता है, ठीक है ना। तो हमने कहा सर उसको हम रिकग्नाइज करेंगे पीएनएल पे, तो हम कहते हैं री मेजर एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट एट फेयर वैल्यू टेकिंग गेन लॉस इन PNL। यहाँ पर मैं आपको एक और बात बताऊंगा कि अपना बनाने के बाद भी मजीद अपना बनाया जाता है। 51 के बाद में 20% और लेके 71% भी ले सकता हूँ। तो यहाँ पर एक बात याद रखना जिसको आगे जाके आपके दिमाग में ये बात बैठ जाएगी इंशाल्लाह, अभी सिर्फ सुन लो कि जब आप स्टेटस चेंज होता है ना, एसोसिएट से सब्सिडरी बनते हैं, तो उस टाइम पे गेन लॉस PNL में। लेकिन सिर्फ सब्सिडरी से मजीद होल्डिंग ऐड होगी ना, तो गेन लॉस जाएगा OCI में। इसी तरीके से उल्टा भी तो हो सकता है, सब्सिडरी थी, सब्सिडी से जो है एसोसिएट बन गए, डिस्पोज कर दी, स्टेटस चेंज हुआ, हमने क्या किया, हमने कहा भैया गेन लॉस जो है PNL में। लेकिन 80% होल्डिंग थी, उसको 60% किया, स्टेटस चेंज नहीं हुआ, गेन लॉस OCI में। तो ये भी कहता है स्टेटस चेंज होता है तो PNL पे हिट आती है, स्टेटस चेंज ना हो तो OCI में लेकर के जाओ, है ना। तो ये बात याद रखना, इसको हम आगे जाके समझेंगे भी। चलिए सर, अब आते हैं और आज की क्लास के ऊपर आ जाते हैं। हम आज की क्लास में इंशाल्लाह हम इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे, ठीक है। आज रिकॉर्डिंग कराने में मैं थोड़ा सा लेट हो गया हूँ, तो आज की क्लास ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, लेट्स सी कितनी बड़ी होती है, अल्लाह जाने। सही है, आ जाए। आयड हैज़ ओन 90% ऑफ द ऑर्डिनरी शेयर ऑफ फ्यूल फॉर मैनी ईयर्स। अब नाम देखें कैसे अजीब अजीब से, अपने को लेने भी ना आए ना। आयड ऑल्सो हैज 10% इन्वेस्टमेंट इन द शेयर ऑफ बाइन विच वॉज हेल्ड इन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट 31 दिसंबर 2006 एट 24,000 in accordance with IFRS 9. On 30 June, Ayer acquired a further 50% of buying equity shares at a cost of 1,60,000। 10% था IFRS 9 के हिसाब से, था मजीद 50% ले लिया, 60% हो गया। अब करेंगे कंसोलिडेशन, इसमें हम इस सवाल में समझेंगे ये। इन द ड्राफ्ट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द 3 कंपनीज फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2007 आर प्रेजेंटेड बिलो। अब इसमें जो आयर बाकी जो चीज़ें हैं ना, उनको फिलहाल आप इग्नोर मारिएगा, सही है ना। हम कर तो वो भी सकते हैं, खैर मेन चीज़ यहाँ पे आपको समझानी है ना, इग्नोर नहीं मारे, मतलब वो है आपको मुझे समझाना है कि भैया जब स्टेप एक्विजिशन होगा तो कहानी क्या होगी, ठीक है। डेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, जिंदगी में डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, एक अटैम्प्ट तो हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमने कह दिया कि क्या हुआ, क्या हुआ ये कि हमने कहा कि भैया भैया भैया, और हमारे पास क्यों नहीं चल रही पेन तुम, हमने कहा हमारे पास 24,000 की थी, सही ना, IFRS 9 के हिसाब से, ठीक है। और हमने मज़ीद जो है 50% जो एक्वायर्ड कर लिया, सही है, फॉर ऑन 30 जून 2007 को, और हमारा ईयर एंड क्या है 31 दिसंबर 2007, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और हमने कहा हम क्या करेंगे, हमने कहा था नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड यूजिंग फेयर वैल्यू ऑन 30 जून 2007। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट। फेयर वैल्यूज वर एज फॉलोज, बाइंस आइडेंटिफाइबल नेट एसेट्स थे 2 लाख के, NCI इन बाइन कितने की थी 1 लाख की, और द ओरिजिनल 10% इन्वेस्टमेंट इन बाइन कितने की थी 26,000 की। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर हम सवाल करेंगे। PNL का एक सवाल है, वैसे PNL अब तक मैं इसलिए करते इग्नोर करें, हमने ऐसा पढ़ा नहीं है PNL, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है, और आपको 2 मिनट में मैं PNL की बेसिक इसी सवाल से करा दूंगा, ताकि आगे जाके जब हम PNL के सवालों पे आए तो आप परेशान ना हो, सही है। अब सबसे पहला काम हम क्या करेंगे सर, देखें स्टेप एक्विजिशन हो रही है, कुछ ना होने से मैं इसको अपना बना रहा हूँ, सब्सिडरी बना रहा हूँ, मानते हो कि नहीं मानते हैं ना सर। तो अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो मैं इसके ऊपर नॉर्मल वर्किंग करूँगा, सही है। सब्सिडरी बनाते वक्त जो हम नॉर्मल गुडविल की वर्किंग करते हैं वही करेंगे। बस होता ये था कि भैया फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन से शुरू होती थी नॉर्मल वर्किंग। स्टेप एक्विजिशन में जब आप एसोसिएट से सब्सिडरी बना रहे हैं या IFRS 9 से डायरेक्ट सब्सिडी बना रहे हैं, तो आपके पास जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट होगी उसको भी आपको फेयर वैल्यू पे लाना होगा। तो हम फेयर वैल्यू ऑफ एग्जिस्टिंग होल्डिंग लाएंगे। अब देखिए सर, पेरेंट की बुक्स में इसको भी ज़रा समझ लें। जो एग्जिस्टिंग होल्डिंग थी ना हमारी, वो कितने की थी, 24 से आ रही थी, है ना। उसने बता भी दिया था कि हमारे पास 24,000 से थी,
31 दिसंबर 2006 को हमने इसको मेजर किया था एज पर IFRS 9, और फिर ईयर एंड पे हम फिर से मेजर करते 31 दिसंबर 2007 को, अगर तो है हमारे पास ये वो होती क्या कहते हैं IFRS 9 में ही होती, लेकिन हमने तो बीच में इसको सब्सिडरी बना दिया। तो हम 31 दिसंबर 2006 के बाद 24 से डायरेक्ट इसको 26 पे लेकर जाएंगे 29 जून 2007, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, इंडिविजुअल बुक्स में रीमेजर किया इन्वेस्टमेंट को, 24 की चीज़ को हमने कर दिया, इन्वेस्टमेंट को डेबिट किया हमने, और हमने CRE और P&L क्रेडिट कर दिया 2000 से, ठीक है। ये नॉर्मल एंट्री है, 24 की चीज़ को 26 का किया, तो अब ये 26 की चीज़ आपके पास मुस्कुरा रही है। फिर हमने 1,60,000 की मजीद जो है ना कंसिडरेशन पे की, तो 1,60,000 की कंसिडरेशन पे आ गई। फिर हम आ गए फेयर वैल्यू ऑफ NCI, ये सवाल में गिवन थी 1,00,000, वही चीज़ें जो फुल गुडविल मेथड में करते हैं, बस इजाफी चीज़ें फेयर वैल्यू ऑफ एग्जिस्टिंग होल्डिंग आ गए हमारे पास, ठीक है। और फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट उसने हमें बता दिया, एक्विजिशन डेट पे कितने के थे, 2 लाख के थे, कहाँ बताया ये बता दिया, बाइंस आइडेंटिफेबल जो है ना नेट एसेट। तो हमने कहा सर गुड वाली विल कितने की आ गई, 86,000 की। क्या मैं यहाँ तक क्लियर हूँ, 286,000 -2 लें, क्लियर हूँ तो कह देना मुझे रिकॉर्डिंग सुन के CC, ठीक है। अब आ जाते हैं सर, कहाँ आते हैं, अब हमने कहा क्या करेंगे, हमने कहा आ जाए, हमने कहा आइन कंसोलिडेटेड P&L बनाते हैं। अब ये बहुत सिंपल है, ये तुम्हें समझ में भी आ जाएगा। कैसे समझ में आएगा, आओ आओ दिखाएं तुम्हें। ये हमने क्या किया, हमने इसमें से उठाया, हमने कहा देखें आयर और फायर तो हमारी सब्सिडी थी बाइंग साल के दौरान बनी है। अब जब सब्सिडी साल के दौरान बनती है तो बैलेंस शीट में तो हम पूरा ऐड करते हैं, लेकिन P&L में तुम्हें याद हो कि ना याद हो, मुझे याद है पूरा पूरा, जो हमने तुमने FR2 में भी पढ़ा हो। हमने कहा हम इसको मंथ से प्रोपोर्शनेट कर देंगे। जून 2027 के लो, 7 के लो, 17 के लो, जो भी है ना, उसमें सब्सिडी बनी है, इसका मतलब है 6 महीने के लिए हमारी सब्सिडी, ठीक है ना। तो अब इसकी तमाम फिगर्स को तमाम फिगर्स को हम क्या करेंगे, अगर तुम गौर से देखो तो हमने इसकी तमाम फिगर्स को क्या कर लिया अपने पास, 6/12 कर दिया। अगर तुम देखो तो हम कह रहे हैं कि G13 की जितनी भी फिगर्स हैं, सही है ना, G13 की, जी की, उनको 6/12 हम कर लें, ठीक है। अगर तुम गौर से यहाँ पर देख लो, क्या मैं यहाँ तक क्लियर हूँ, सही है। फिर आगे आते हैं, कॉस्ट ऑफ सेल्स में भी हमने यही हरकत की है, सिंपल है ना, हमने कॉस्ट ऑफ सेल्स में भी यही हरकत की। ऑपरेटिंग कॉस्ट में भी इत्तेफाक से यही हरकत की हमने, सिंपल। तुम देखो ना, तुम खुद मैच कर सकते हो ऑपरेटिंग कॉस्ट में, 60 + 80 140, और 60 को इंटू 6/12 करो तो 30, तो 140 + 30 कितना हो गया भैया, 170। ये तुम देख रहे हो मेरा बच्चा, तुमसे देखा जा रहा है ये सारी चीज़ें। गेन ऑन एक्विजिशन, अभी जो हमने रिकॉर्ड किया था 2 रुपये का गेन, है ना, ये देखो ये भी यहाँ पर आ गया टक करके, जो हमने ये एंट्री बनाई थी, है ना, ये भी आ गई। तो फिर हमने कहा सर अच्छा जी ये तो बहुत ही सिंपल है ना, यस, 302 का हमारा आ गया। यही तो हम करते हैं कंसोलिडेटेड P&L में, नॉर्मल सबको प्लस कर देते हैं, बस डेट ऑफ एक्विजिशन को कंसीडर करते हैं। इंट्रा ग्रुप सेल्स वगैरह होती हैं, उसकी एडजस्टमेंट हम आगे जाके देख लेंगे। सिर्फ तुम्हें एक हल्का सा टीजर था कि तुमने कुछ पढ़ा होगा FR2 लेवल पे, है ना। 242, बाकी सब समझ में आ जाएगा, हो गया। अब प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू NCI की बारी आई, है ना, कि भैया हम NCI को कितने का प्रॉफिट दें, है ना। इसकी हम चाहें तो अभी शरारत में पढ़ भी सकते हैं, और चाहें तो हम इसकी शरारत में अभी ना भी पढ़े, है ना। अगर हम बोलें NCI का प्रॉफिट, तो हमारे पास यहाँ पर 2 सब्सिडरीज हैं, तो 120 है, फाइन की है, उसकी होल्डिंग हमारे पास कितने % थी, 90%। तो हम चाहें तो 120 का दे दें 10%, ये बड़ा सिंपल हो गया, प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू NCI। और दूसरी तरफ बाइंग हमारे पास 16 का था, तो हमने कहा 16 का हम दे देंगे कितने %, हमने इसके पास 60-40%। तो हमने देखो ये इसकी वर्किंग कर ली, 120 का 10% जो प्रॉफिट था, 16 को किया 6/12, और उसका हमने कर लिया कितना, 40%। कितने % क्या मेरा बच्चा, 40। तो मैंने कहा भाई ये हो गया हमारे पास 15.2। ऑनर्स ऑफ दी जो पेरेंट है उनके हिस्से का प्रॉफिट कितना आ गया सर, 226.8, जो रिमेनिंग बैलेंसिंग फिगर होती है ना, ये आ जाती है। तो मैं ये वर्किंग अगर अभी समझ में आ गई तो वेरी गुड। प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल किस है ना, कि सवाल के लिहाज से सब्सिडी का प्रॉफिट उठाते हैं, उसको हम बांट देते हैं। नहीं भी समझ में आई तो कोई मसला नहीं सर, जब ये हम करेंगे ना प्रॉपर P&L का सवाल एक बड़ा वाला, तो मैं सब तुम्हारे दांतों की तरह साफ और शफाफ हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने कर लिया ये वाला सवाल। फिर हमने यहाँ पे ये भी लिखा था कि स्टेप एक्विजिशन मेकिंग सब्सिडरी आफ्टर इनिशियल होल्डिंग इज IFRS 9 और एसोसिएट। चाहो तो इसको भी कॉपी कर लो, वरना तुम्हें पता है ये मैं चीज़ें दे तो देता ही हूँ तुम लोगों को, ना। ड्राइव लिंक है हमारा जिसके ऊपर, जिसमें तुम्हारे पास सारी चीज़ें आ रही होंगी, है ना। ये बात याद रखना, सारी एक भी नहीं छोड़ूंगा इंशाल्लाह, सही है।
अब आ जाए सर, ये इंडिविजुअल बुक्स में सवाल हुआ। अच्छा, कंसोलिडेटेड बुक्स में इसकी एंट्री क्या बनेगी? हमने नेट एसेट्स को डेबिट किया, सही है, हमने नेट एसेट्स को डेबिट किया। दूसरे अल्फाज में आप कह सकते हैं शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम वगैरह भी वो हमें नहीं गिवन, तो हमने नेट एसेट कर लिया, गुडविल को डेबिट किया। जो हमारी बुक्स में इन्वेस्टमेंट हो गई थी, ये 160 की ये, 2 की ये और 24 की पहले आ रही थी, तो ये 186 ये किया और फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई को बना दिया। तो ये हो गया हमारा सवाल नॉर्मल कौन सा, स्टेप एक्विजिशन का, सही है। चलो चलो एंट्रीज के साथ लिखा करो, तुम्हें याद रहेगा। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर, अलग क्वेश्चन पे, मेजर एंड टॉम। द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ टू एंटिटीज मेजर एंड टॉम एज एट 31 दिसंबर 2006 आर एज फॉलोज। मेजर और टॉम, इन्वेस्टमेंट आ रही है मेजर की बुक में, टॉम में नहीं, सन्ड्री एसेट्स आ रहे हैं, इक्विटी एंड शेयर कैपिटल आ रहा है, रिटेन अर्निंग्स आ रही है, लाइबिलिटीज आ रही है, टोटल आ रहा है। फिर कह रहा है मेजर अक्वायर्ड 40% ऑफ टॉम ऑन 31 दिसंबर 2001 फॉर 90,000। एट दिस टाइम द रिटेन अर्निंग्स ऑफ टॉम स्टूड एट 76,000। A further of 20% of Tom was acquired by Major 3 years later for 70,000. On this date, the fair value of the existing holding in Tom was 1,05,000. Tom's retained earnings were 1,00,000 on the second acquisition. NCI should be valued using proportionate method. अब ये सवाल बैलेंस शीट का भी तुम्हें करा देते हैं स्टेप एक्विजिशन में, ताकि तुम लोग जो है खुश हो जाओ, राजी हो जाओ, मजा आ जाए तुम लोगों को, है ना। तो आ जाए, प्रिपेयर दी कंसोलिडेटेड एसओएफपी। सबसे पहला काम, पास है होना तो बनानी है सोना, पास है होना तो बनानी है सोना, सोना के बगैर मुश्किल है पास होना। आ जाए, क्या किया हमने, क्या किया हमने, कहा सिंपल सी बात है, शेयर कैपिटल उठाया, 100 का रिटेन अर्निंग आज 122 की थी, जिसको हमने अपनी सब्सिडी बनाया उस दिन जिसने बता दिया कि इसकी रिटेन अर्निंग 1,00,000 की हो गई थी। ठीक है, ये देख रहे हो, तुमसे देखा जा रहा है, 1,00,000 है ना। तो फिर हमने कहा ठीक है सर बढ़िया है, अब फिर क्या करें, तो हमने कहा हम इसकी बता देते हैं सोना, क्योंकि हमें है पास होना। तो हम आए, हमने कहा सोना ही, सोना ने कहा शेयर कैपिटल लाख, 1,00,000 और 1,22,000, तुम देख रहे हो, सिंपल। हमने इस तरीके से इनको कर लिया। हमने कहा रिपोर्टिंग डेट पे आ गया 2,220 और 2,00,000, और डिफरेंस कितने का हो गया, 22,000। क्या मैं क्लियर हूं यहां तक? तो कह दो सीसी यस सर, है ना। क्या मैं क्लियर हूं? ठीक है, तो आ जाए सर, अगर ये हो गया 22,000 का डिफरेंस हमारा सोना का, तो हमने कहा कि आप जो है सोना हमारी हो गई टॉम की जो है ना बन गई। अब आ जाते हैं हम सोना के बाद अगला काम हम करते हैं गुडविल। यहाँ पे गुडविल में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आएगी फेयर वैल्यू ऑफ एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट, है ना। एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट हमारे पास थी कितने की, इसने हमें सवाल में बता दिया था, कितने की थी भैया, 90 की। कितने की थी, 90,000। फिर उस वक्त रिटेन अर्निंग ऑफ टॉम कितने की स्टूड करती थी भैया, चलो वो तो जितने की भी थी बाहर में जाए। हमने कहा एग्जिस्टिंग होल्डिंग की जब सब्सिडी बनी तो कितनी वैल्यू थी, 1,05,000। तो जो बुक्स में हमारे पास नॉर्मल इन्वेस्टमेंट आ रही थी 90,000 की, सही है ना। तो हमने कह दिया, हमने जो 90,000 की खरीदी थी उसकी वैल्यू कितनी हो गई, हमने कह दिया 1,05,000। अब आपको एक सवाल आना चाहिए, सर हो सकता है कि बीच में कोई और गेन लॉस भी आया हो, सही है ना, जो कि हमने यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं किया हो, क्योंकि 3 साल बाद एक्वायर कर लेना। तो हमने कहा हो सकने को तो बहुत कुछ हो सकता है, ठीक है, लेकिन हमने कहा कि हम फिलहाल अज्यूम करते हैं कि 90,000 के बाद कोई गेन लॉस नहीं आया। सवाल में आप कह सकते हैं सवाल ACCA का है तो थोड़ा सा इशू हो सकता है, लेकिन अजम्पशन आसानी से करें। सवाल आपके दिमाग में आ सकता था कि यहाँ पर तो 160 आ रहा है, तो सर इसका मतलब ये हो सकता है 90 की 160 ही होगी। नहीं, ये 160 की वैल्यू आ रही है ईयर एंड पे 31 दिसंबर 2006। हम बात कर रहे हैं कि टॉम ने एक्वायर किया है इसको मजीद इन्वेस्टमेंट को, बल्कि बड़ा सिंपल हो गया ना, इसकी बुक्स में कॉस्ट पे हो गया 160 क्या है, 160 देखो ना, 160 क्या, 160 के अंदर दो चीज़ें, इसने अपनी बुक्स में इसको कॉस्ट पे रखा है, 90,000 जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट थी और 70,000 जो बाद में पे की, 160 इसके पास यूँ बन रही है। हमने कहा जो ये 90,000 है इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 1,05,000। तो हम तो एक्विजिशन डेट पे एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट को क्या कर देते हैं, रीमेजर। तो हमने कहा इसे 90 की चीज़ को 90 का ही रखा हुआ था, 31 दिसंबर 2001 से लेकर 31 दिसंबर 2004 तक, ठीक है। तो हमने कहा हम इसकी एंट्री बना लेंगे, इन्वेस्टमेंट डेबिट गेन क्रेडिट, ठीक है। तो वो हमने कहा सोना भैया के अंदर रिफ्लेक्ट हो जाएगा, सही है ना, सोना के अंदर आ गया। सोना क्या कह रहा हूँ उसके अंदर, गुडविल में फेयर वैल्यू ऑफ एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट 1,05,000, गेन आ गया हमारा कितने का, 15,000 का फेयर वैल्यू गेन। और ये 15,000 का फेयर वैल्यू गेन कहाँ जाएगा, पीएनएल का क्वेश्चन था तो पीएनएल में गया था, यहाँ पर कहाँ जाएगा, सीआरई में। अगर तुम देखो फेयर वैल्यू गेन एंट्री क्या बनेगी, इन्वेस्टमेंट डेबिट सीआरई क्रेडिट, ठीक है। फिर और आगे आ जाते हैं, हमने कहा
फेयर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट हमने 70,000 रुपये और पे किए, और फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई प्रोपोर्शनेट गुडविल मेथड है। अब हम एनसीआई की वैल्यू कैसे निकालेंगे यहाँ पर, है ना। अब ये भी ज़रूरी निकालना कि भैया फेयर वैल्यू एनसीआई को भी तो हमें इसमें से वो करना था, क्या कहते हैं वो करें, सॉरी फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट प्रोपोर्शनेट गुडविल मेथड है, तो इसमें हम एनसीआई क्या कह रहा हूँ, नेट एसेट की वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो हमने कहा 2 लाख की हमारे पास नेट एसेट बचे थे, वो 2 लाख कहाँ से आए, सोना से, ऊपर देख रहे हो 2 लाख। हमने कहा 2 लाख का कितना हो गया 60%, 1,20,000, गुडविल आ गई 55,000। सही है। प्रोपोर्शनेट गुडविल मेथड फुल में क्या होगा, फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई भी आ जाएगी। यहाँ पर क्योंकि प्रोपोर्शनेट है तो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट, फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन जो हमने इजाफी कंसिडरेशन पे की, और फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट। गुडविल कितने की हो गई, 55,000 केवल। क्या मैं यहाँ तक क्लियर हूँ? ठीक है। गुडविल के बाद अगला स्टेप क्या होता है, एनसीआई। एक्विजिशन डेट पे हम चाहें तो 80,000, बाद में हम यूँ दे सकते हैं, और अगर हम चाहें तो उसको एक आसान हल है हमारा, है ना, वो क्या है, इसका हम दे दें, काम क्या कर रहा हूँ मैं भी, 40%, तो 88,800 डायरेक्ट भी दे सकते हैं, और दोनों को एक्विजिशन डेट और पोस्ट एक्विजिशन को अलग अलग करके भी दे सकते हैं, बात एक ही। ठीक है, एनसीआई भी हो गई। अगला काम सीआरई, पेरेंट की अपनी रिटेन अर्निंग सवाल में गिवन है 2.5 लाख, कहाँ गिवन है, ये रही ये रही ये रही ये रही, तुमने देखो 2.5 लाख, है ना। तो हमने कहा अपनी आगे पेरेंट की क्या कहते हैं सवाल के हिसाब से 2.5 लाख। फिर हमने कहा सर बाकी की चीज़ कहाँ गई, फर्दर गेन 15,000, और पोस्ट एक्विजिशन शेयर हमने कहा जो डिफरेंस था हमारा, कितना का डिफरेंस था, ये 22,000 का, ये 22,000 का तुम्हें नज़र आ रहा होगा मेरे साथ ही, है ना। इस 22,000 के डिफरेंस का हमने कहा कितना हो गया, 60% हमारा है 13,200, तो 278 200 की ये हो गई हमारे पास, है ना। अब हम आ जाते हैं सन्ड्री एसेट्स। सन्ड्री एसेट्स में हम आए, हमने कहा सर 6 लाख, 6 लाख कैसे आ गए, हमने कहा सिंपल सी बात है, ऊपर बैलेंस शीट से आए यार, 3.5 प्लस 2.5, सही है। इन्वेस्टमेंट आएगी नहीं, तुम्हें पता है। गुडविल आ गई वर्किंग टू से 55,000 तुम लोगों ने ही निकाली है ना गुडविल, ये नज़र भी आ रही है तुम्हें। इक्विटी सिर्फ पेरेंट की आ गई, सिर्फ पेरेंट की 2 लाख। सीआरई कितने का है, 278 200, एनसीआई आ गई। लाइबिलिटीज़ को तुमने सिंपल टोटल कर लिया, 60 प्लस 28, तुम्हारी बैलेंस शीट हो गई 2.5। तो सर स्टेप एक्विजिशन आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, वजह ये कि यार 11:30 बज गए, तुम लोग अगर घड़ी में टाइम भी नज़र आ रहा हो, और मुझे घर जाना है, सही है ना। मैंने आज की क्लास थोड़ी सी मैं रिकॉर्ड कराने में लेट हो गई थी, बट मैं ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे 3 दिन रिकॉर्ड कराता हूँ, और मैंने कहा लेकिन अगर एक क्लास मैंने छोड़ दी ना आज की, तो फिर यार मज़ा नहीं आएगा, और फिर होगा ये कि फिर ये क्लासें बहुत, फिर हर एक आदत बन जाएगी ना। पहली दफ़ा गुनाह करना आसान होता है, वो मुश्किल होता है, फिर जो है गुनाह करना आसान हो जाता है, फिर दिल कहता है सही है सर। चलें जी, आज की क्लास में हम बात करते हैं स्टोरी टाइम के ऊपर, और स्टोरी टाइम में हम बात करेंगे किस चीज़ की सर, आज स्टोरी टाइम में हम बात करेंगे जैन जी से। मुझे जैन जी, आप लोग जैन जी हैं, जैन अल्फा, जो भी आप अपने आप को कहें, सही ना, जैन जी आपके पास ज़्यादातर है ना। तो मुझे ना जैन जी से एक शिकायत है। क्या शिकायत है, बताता हूँ क्या शिकायत है सर। मुझे जैन जी से एक शिकायत है, वैसे तो बहुत तेज़ है, मैं आप लोगों की बड़ी कदर करता हूँ, बहुत तेज़ है, बट एक कभी मुझे शिकायत लगती है कि जैन जी के जो है ना, थोड़े से मुझे लगता है कि यार वर्क एटीट्यूड में ना नखरे थोड़े से ज़्यादा हैं। हो सकता है आप लोग तेज़ हैं तो लड़की खूबसूरत हो तो नखरा आ जाता है, लड़का अच्छा कमाता हो तो नखरा आ जाता है, तो जैन जी के साथ थोड़े नखरे, ज़हीन हो तो नखरे भी आ सकते हैं सर। वो नखरे ये हैं कि घर बैठ जाएंगे लेकिन थोड़े से कम पैसों में काम नहीं करेंगे। क्या मतलब सर, मैं एग्जांपल देता हूँ। अब मुझे अपनी फर्म के लिए आज की डेट पर सीए फाइनलिस्ट चाहिए, आर्टिकल्स कंप्लीटेड हो किसी भी फर्म से, सही है। और जो है अपना इस वक्त सीए फाइनलिस्ट की ना, किसी भी फर्म से अगर आर्टिकल्स कंप्लीटेड और फ्रेश बच्चा हो ना, आर्टिकल्स कंप्लीट का पैटी पैक बच्चा जिसको मैं कहूँगा, बिग फर्म से होगी तो उसकी 1.5 लाख की होगी, और अगर जिसको कहते हैं ना कि यार टॉप 10-15 के अलावा का होगा तो उसकी मार्केट वर्थ 1.25 की होगी। मैंने आज 2-3 जो है ना बच्चों से बात की, घर पे बैठे हुए 3-3 4-4 महीने से। आर्टिकल्स भी मैं ये नहीं कहूँगा कि शायद जिसको कहते हैं ना कि बिग 4 की हो, बिग 4 वालों को भी यही नखरे, लेकिन जवान कह रहे हैं कि सर 2 लाख से कम पे शिफ्ट नहीं होंगे। सही है, आपका हक है, आप मांगे, लेकिन यार जब आपके पास कोई दूसरी जॉब लगी हुई ना 1 लाख की, तब भी आप 2 लाख मांगे। यार अभी तू घर पे बैठा हुआ है, तुम्हें तुम्हारी फर्म ने रिटेन नहीं किया, लेकिन फिर भी तुम कह रहे हो कि मैं 2 लाख से कम में नहीं आऊँगा।
तो मैंने कहा यार ये रिजिडनेस थोड़ी सी जो है ना आपको फील होता है कि यार ऐसा क्यों कर रहा है भाई। और ये भी पहली टाइम है, अल्लाह करे ये आगे जाके ऐसा ना हो, है ना। ये भी पहली दफ़ा हो रहा है कि अल्लाह करे ऐसा ना हो, हम जब आगे जाएं तो इसमें आई हुई फील, आई होप, अल्लाह करे ऐसा हो कि यार मार्केट अच्छी हो गई हो और जो है क्या कहते हैं तब ये मसाइल ना हो। और बाकी में उनको 2 लाख हो, मार्केट बढ़ भी हो, लेकिन आज की डेट में फाइनली सी ए फाइनली जिसके 3 4 5 पेपर बाकी हों उसकी मार्केट वर्थ आफ्टर आर्टिकल्स 1.5 लाख से ज़्यादा नहीं है। खैर, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, नखरे थोड़े से आपको नहीं कह रहा हूँ, लेकिन कभी कभी आपको जब कुछ हाथ में ना हो तो शुरू तो करो यार। हो सकता है तुम आगे बढ़ो, अल्लाह रास्ते खुद बनाए, तुम्हारी 6 महीने में 1.5 से 2 हो जाए, 2.5 हो जाए। ख्याल रखें अपना, दुआ में याद रखें, मिलते हैं हम इंशाल्लाह जल्द। अल्लाह हाफिज़।